सोचिए, हर देश की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े जहाज की तरह है जो समंदर में चल रहा है। लेकिन इस जहाज को तूफानों से बचाकर सही रास्ते पर कौन रखता है? आज हम इसी जहाज के कैप्टन यानी हमारे संरक्षक की कहानी समझेंगे। तो सवाल यही है कि भारत की जो आर्थिक स्थिरता है, हमारी आपकी मेहनत की जो बचत है और हमारी जेब में रखे हर नोट पर जो एक भरोसा है, उसके पीछे आखिर है कौन? कौन है वो जो पर्दे के पीछे से इस पूरे सिस्टम को चला रहा है? और जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का दिल है, उसकी धड़कन है। तो चलिए इस दिलचस्प संस्था की कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो आरबीआई की कहानी भी शुरू हुई थी ब्रिटिश भारत में। एक ऐसा दौर था जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल थी और उसे एक ऐसे लंगर की सख्त जरूरत थी जो उसे स्थिरता दे सके। तो सवाल उठता है कि ये आरबीआई असल में है क्या? ये है भारत का केंद्रीय बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक। इसे आप बैंकों का बैंक भी कह सकते हैं। ये सरकार का भी बैंकर है और सबसे जरूरी बात, ये देश में पैसों के लेन देन को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी ताकत है। तो ये बना कैसे? देखिए, सबसे पहले एक आइडिया आया हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के तौर पर। फिर उस आइडिया को कानून का एक मजबूत सहारा मिला 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से। और फिर वो दिन आया 1 अप्रैल 1935, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार काम करना शुरू किया। और इसका शुरुआती सफर भी बड़ा मजेदार रहा। इसका जन्म हुआ कोलकाता में, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1937 में इसका नया और परमानेंट घर बन गया मुंबई। पर कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो आया 1949 में, जब ये एक प्राइवेट संस्था से बदलकर एक राष्ट्रीय संस्था बन गई। मतलब इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और ये पूरी तरह से भारत सरकार के कंट्रोल में आ गई। देखिए, कोई भी संस्था सिर्फ इमारतों से नहीं बनती, वो बनती है उसमें काम करने वाले लोगों से, उनके फैसलों से। और आरबीआई को बनाने और चलाने में उसके गवर्नर्स का रोल सबसे बड़ा रहा है। इस संस्था को चलाने वाले कुछ चेहरे तो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए, जैसे कि कमान संभालने वाले सबसे पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन एक ऐतिहासिक पल तो तब आया जब इस पद पर पहले भारतीय बैठे, सर सीडी देशमुख। और एक और मजेदार बात, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने और आर्थिक सुधार लाए, वो उससे पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। और हाल के सालों की बात करें तो उर्जित पटेल का नाम विमुद्रीकरण जैसे बड़े फैसले से जुड़ा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं आरबीआई के उन बड़े और साहसिक फैसलों की, जिन्होंने सच में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा दोनों को ही बदल कर रख दिया। ये वो कदम है जिनका असर हम सब पर किसी न किसी तरह से पड़ा है। आज़ादी के बाद ना, देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो ये कि बैंकिंग सेवाएं सिर्फ बड़े शहरों और अमीर लोगों तक ही सीमित ना रहें, बल्कि देश के कोने कोने तक, हर आम इंसान तक पहुंचे। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। साल था 1969। इंदिरा गांधी की सरकार ने एक झटके में देश के 14 सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1980 में 6 और बड़े बैंकों को सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया। इन 2 बड़े फैसलों ने मानो भारत में बैंकिंग की एक क्रांति ला दी और बैंकों को अमीरों की तिजोरी से निकालकर आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचा दिया। अच्छा, अब बात करते हैं आरबीआई के सबसे शक्तिशाली हथियार की, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आसान भाषा में कहें तो ये वो तरीका है जिससे आरबीआई बाजार में पैसे के बहाव को यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ताकि महंगाई काबू में रहे। तो ये काम करता कैसे है? बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए बाजार में महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है, वो रेपो रेट बढ़ा देता है। अब रेपो रेट बढ़ने का सीधा मतलब है कि बैंकों को आरबीआई से कर्ज महंगा मिलेगा, और जब बैंकों को ही पैसा महंगा मिलेगा तो वो भी होम लोन, कार लोन सब कुछ महंगा कर देंगे। नतीजा, लोग कम खर्च करेंगे, बाजार में पैसे का फ्लो घटेगा और धीरे धीरे महंगाई कंट्रोल में आने लगेगी। साल 1991 भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में ये साल एक मील का पत्थर माना जाता है।
देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था और जरूरत थी कुछ बहुत बड़े और साहसी सुधारों की। और तब आया वो फैसला जिसने भारत की तकदीर ही बदल दी, LPG पॉलिसी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस नीति ने भारत के बंद दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए और इस बहुत बड़े बदलाव को जमीन पर उतारने में RBI ने एक रीढ़ की हड्डी का काम किया था। अब आते हैं हाल के इतिहास के सबसे चर्चित और शायद सबसे ज्यादा बहस वाले आर्थिक फैसले पर, विमुद्रीकरण, या जिसे हम नोटबंदी भी कहते हैं। 8 नवंबर 2016 की वो रात जब अचानक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट चलन से बाहर कर दिए गए। इस बड़े और विवादास्पद कदम के पीछे सरकार ने जो मुख्य उद्देश्य बताए थे वो थे काले धन पर लगाम लगाना, बाजार से जाली नोटों को हटाना और आतंकवाद को होने वाली फंडिंग की कमर तोड़ना। तो ये तो साफ है कि RBI ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। लेकिन देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज है जो कभी रुकती नहीं, वो हमेशा बदलती रहती है और इसीलिए इसके संरक्षक की चुनौतियां भी हमेशा नई होती जाती हैं। कहाँ बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दौर था और कहाँ आज हम डिजिटल करेंसी और फिनटेक की दुनिया में जी रहे हैं। RBI की भूमिका भी समय के साथ लगातार बदली है, विकसित हुई है। इस संस्था ने हमेशा खुद को समय के साथ ढाला है। तो सबसे बड़ा सवाल अब भविष्य का है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपए की इस नई दुनिया में और दुनिया भर में जो आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है, उसके बीच अर्थव्यवस्था का ये महान संरक्षक हमारा रिजर्व बैंक अगला कौन सा बड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि इसका जवाब ही भारत का आने वाला आर्थिक भविष्य तय करेगा।